नमस्कार। श्री रंगेश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th में हिंदी सामान्य विषय के अंतर्गत अध्याय मेरी जीवन रेखा जो हमने पहले स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, ये आत्मकथा है। इस आत्मकथा के लेखक महादेव प्रसाद द्विवेदी गद्य खंड के लिए। तो इस गद्य खंड में मेरी जीवन रेखा में क्या बताया गया है कि पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, लेकिन परिचय के तौर पर आज भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इस पाठ में क्या क्या है। तो ये आत्मकथा लिखी है महादेव प्रसाद द्विवेदी जी ने। महादेव प्रसाद द्विवेदी काल के स्वयं प्रतिनिधि कवि हैं, उसके प्रणेता कवि लेखक हैं, कवि हैं। महादेव प्रसाद द्विवेदी काल के तो हैं ही। और देखिए, द्विवेदी काल में एक हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयां देने वाले, एक नए मुकाम तक ले जाने वाले और एक नया परिवर्तन देने वाले महादेव प्रसाद द्विवेदी अपने युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं और रचनाकार हैं। मेरी जीवन रेखा में उन्होंने अपने जीवन के तमाम संघर्षों को लेकर एक विस्तृत चर्चा की है, एक व्याख्या दी है। तो इस पाठ में जो मेरी जीवन रेखा है, इस पाठ में महादेव प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने बाल्यकाल के, अपने पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर और भी जीवन के कई प्रकार के अनुभवों को लेकर, मतलब प्रारंभ से लेकर जहाँ तक भी उनका अपना जीवन जो हुआ है, वो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। तो मेरी जीवन रेखा पाठ में महादेव प्रसाद द्विवेदी जो इसके लेखक हैं, उस पाठ में लेखक ने कई तरह से, कई उदाहरणों के माध्यम से अपने मनोविचारों को, उनके अपने खुद के जो मनोविकार हैं उनके, और बदलती हुई जीवन की जो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से अवगत कराया है। और मुख्य उसका जो पाठ का जो केंद्रीय बिंदु है, उसका केंद्रीय भाव जो है, वो जीवन के उनके जो संघर्ष हैं वो हमारे लिए कुछ प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस पाठ को इस पुस्तक में विशेष स्थान दिया गया है और उनकी इस रचना के लिए हम विशेष तौर से पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि ये पाठ जो गद्य खंड के अंतर्गत है, गद्य खंड में जो पाठ होते हैं वो काफ़ी विस्तृत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और कुछ समय के अपने वीडियो में और पूरी तरह से उसका सार दे पाना लगभग असंभव सा लगता है। इसलिए हम केवल पाठ में से कुछ चुनिंदा उनके जो गद्य खंड हैं, जो विशेष हैं, जो प्रमुख हैं, उनको ही लेकर चलते हैं, जिससे ये पाठ भी आपका थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जो मुख्य है इस तरह से वो आपको गद्य खंड आपको समझाए जाएंगे, यहाँ पर वो बताएंगे कि इस पाठ में और बाकी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध में, ये एक आत्मकथात्मक निबंध जो महादेव प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक संघर्षों को, जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। यहाँ पे एक बात बहुत ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है, समझने योग्य है कि महादेव प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कवि हैं, इन्होंने इस समय हिंदी को परिनिष्ठित किया। उनका जो बोली थी, जो खड़ी बोली में पहले काव्य लिखा जाता था, या जो रचनाएं होती थी, जो काव्य या फिर गद्य खंड जो लिखा जाता था, उसमें यानी कि जो हिंदी की रचना होती थी, उसमें खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। लेकिन वो कुछ व्याकरण सम्मत नहीं थी, या इसका क्यों कह सकते हैं कि द्विवेदी जो युग है या इस समय की जो रचनाएं थी, चाहे वो गद्य की हों, चाहे काव्य की हों, कविता की हों, तो खड़ी बोली के लिए एक नया मुकाम, नई मंजिल हासिल होती है और इस समय वो व्याकरण सम्मत होने लगती है। मतलब ये कह सकते हैं कि द्विवेदी काल जो है वो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के लिए, आधुनिक कविता में या आधुनिक गद्य में एक परिवर्तन का, एक क्रांति का दौर था, क्रांतिकारी बदलाव होता है। और खड़ी बोली जो एक भाषा में प्रतिष्ठित पहले हो चुकी थी, लेकिन अब उसका जो व्याकरण सम्मत रूप था वो सुधर कर सामने आने लगा था। उसमें जो इस तरह के अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया जाता था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, सुधर रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के विकास के होने का एक नया युग कह सकते हैं आधुनिक काल में द्विवेदी युग, जो आपका समीप ही यानी कि आसन्न रूप में आपका क्या है, भारत युग के जस्ट बाद ही 1900 से 1920 तक चलता है। और महादेव प्रसाद द्विवेदी जो है एक अच्छे श्रेष्ठ पत्र संपादक हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है, आपको पता होगा, पहले बताया था कि महादेव प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था, संपादन कार्य किया था। ये एक विशेष पत्रिका थी। इसने हमारी
हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को, चाहे वो काव्य की हो और चाहे वो गद्य की हो, दोनों ही क्षेत्रों में विशेष प्रगति की और एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों को लेकर उभर कर सामने होती है, और उसमें जो प्रत्येक रचना के लिए विशेष स्थान दिया गया वो बहुत ही सराहनीय है। तो लेकिन आज हम आत्मकथात्मक निबंध में, इनके निबंध में मेरी जीवन रेखा में जैसे शीर्षक भी है, तो उस आत्मकथा के कुछ अंशों को यहाँ पर ग्रहण करेंगे। नहीं कह सकता शिक्षा प्राप्ति की तरफ प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे हुआ, पिता से या पितामह से या अपने ही किसी पूर्व जन्म के कृतकर्म का मतलब होता है किया हुआ कर्म से। बचपन से ही मेरा अनुराग मतलब होता है लगाव या प्रेम, तुलसीदास जी की रामचरितमानस को सब जानते ही हैं, तुलसीदास जी द्वारा कृत है, और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास पर हो गया था। फुटकर कविताएं मैंने सैकड़ों कंठस्थ कर लिए थे। तो क्या है, ये उनका पूरे संघर्षमय जीवन है, उनके छात्रावासी जो पूरा जीवन था, पढ़ने लिखने का जो उनका एक अपना समय था शिक्षा ग्रहण करने का। फिर इसके बाद धीरे धीरे मतलब कहने का ये था कि वो अपने जीवन की जो उनकी विशेष उपलब्धियाँ थी संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुई मिली, तो उनकी शिक्षा कैसे होती गई, शिक्षा ग्रहण करने की क्या क्या समस्याएं उन्होंने, वो खाना पीना किस तरह से ले जाते थे, कहाँ तक पढ़ने के लिए जाते थे, है कि नहीं, काफ़ी दूर तक। क्योंकि पहले क्या है, आज तो हम देखें तो आज काफ़ी मॉडर्न ज़माना आ गया, आधुनिक है काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो आज की शिक्षा जो है वो तकनीक सुधर गई है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आजकल। लेकिन उस समय क्या था, प्राचीन समय मतलब आज से अगर 1920 की बात करें तो 100 साल पहले होता है, तो 100 साल एक शताब्दी पूरा समय निकल जाता है, तो उस अवधि में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो क्या है, उनका पढ़ने लिखने का समय तो और पहले का रहा होगा, है कि नहीं, और पहले का है ही, क्योंकि जब उनका जन्म ही क्या है 1864 में हुआ था। तो इस तरह से क्या है देखिए, तो उनकी जो समस्या है उनके जीवन में वो कई प्रकार से आती हैं। खाने के लिए वो क्या है, उनको खाना जो होता था अनाज वगैरह या इस तरह से आटा दाल वगैरह वो पीठ पर लाद कर ले जाते थे। मतलब तो छात्रावास की जो जीवन होता है उसकी जो लाइफ होती है वो कुछ अलग ही प्रकार की होती है। तो यहाँ पे इसमें इस गद्य खंड में देखिए द्विवेदी जी ने यहाँ पे शिक्षा के प्रति जो उनका लगाव था वो किस विषय में था, इस प्रकार को बताया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शिक्षा के प्रति मेरा लगाव था और इस लगाव का कारण पता नहीं क्या था, पिताजी या दादाजी के कारण अथवा मेरे जन्मों के शुभ कार्यों के फलस्वरूप मेरी रुचि शिक्षा के प्रति थी। बचपन से ही मुझे तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रजविलास की ओर हो चली थी। बहुत ही अत्यंत ग्रंथ है और काव्य के कारण मुझे सैकड़ों कवित्व याद हो गए थे। कवित्व एक छंद होता है जो वर्णिक छंद कहलाता है, ठीक है ना। तो वो उनके लिए मतलब इस तरह से कविता वगैरह उनकी जो जीवन था वो जीवन इस तरह से शिक्षा का जीवन जिसे कहते हैं हम, तो वो शिक्षा का जीवन या उनके सीखने लिखने पढ़ने का जो इस तरह से समय था वो धीरे धीरे क्या है गुजरता चला जा रहा था। तो उनका लगाव काफ़ी इस तरह से दोनों तरफ था, गद्य की तरफ वो पद्य की तरफ भी। अगला खंड है गद्य खंड है। मैंने सोचा अव्यवस्थित चित्त मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है, क्यों ना मैं अंगीकृत कार्य ही मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूं। प्रयत्न और परिश्रम की बड़ी महिमा है, अतएव सब तज हर भज की मसल को चरितार्थ करता हुआ इंडियन प्रेस के प्रदत्त काम में ही अपनी शक्ति खर्च करने लगा। वहाँ पे क्या देखिए उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और पढ़े लिखे होने के बावजूद मतलब शिक्षित तो वो थे ही, अध्यापन कार्य भी उन्होंने किया और इस तरह संपादन कार्य में आपको बताया कि वो उन्होंने संभाला था। तो क्या है देखिए एक बार उनकी जो क्या है तो नौकरी छूट जाती है, तो नौकरी छूटने पर वो अपने द्वंद्व में फंस जाते हैं, मन के अंतर द्वंद्व में फंस जाते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर क्या उस समय सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य में लगकर कार्य करने की निष्ठा व्यक्ति इस गद्यांश में बताई गई है। वो कहते हैं देखिए कि रेलवे की नौकरी छूटने पर द्विवेदी जी द्वंद्व में पड़ जाते हैं, उनकी जीविका के लिए क्या किया जाए तो ये सोचते रहते हैं, ठीक है। तो सोच विचार के बाद भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मन चिंतित और अव्यवस्थित रहते हुए किसी काम में सफल होना संभव नहीं है। तो ये सीख हमारे लिए भी है कि अगर हम किसी तरह से क्या हमारा मन चिंतित रहता है और अव्यवस्थित हो जाता है तो अव्यवस्थित जीवन क्या है हमारे लिए गर्त में ले जाता है। हमें अपने जीवन को क्या करना है पूर्ण रूप से अनुशासित करना है। हमारा मन अगर चंचल नहीं होगा स्थिर होगा एक जगह पर, और कहने का मतलब ये है कि यदि वो अपने आपके हमारे जो खुद के
जो अनुशासन के लिए जो बनाए गए उद्देश्य हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, वो हमारे लिए क्या होंगे, सुव्यवस्थित होंगे तो ठीक होगा हमारे जीवन का। तो इस तरह से मोड़ क्या है, उनकी जब नौकरी छूट जाती है, रेलवे में जब वो नौकरी करते थे रेलवे में, तो उनकी नौकरी छूटने के बाद उनकी समस्या रोजगार की हो जाती है, जीविका चलाना है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका मन जो था वो अंतर्द्वंद में समा जाता है, चला जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जीविका कैसे चलेगी। तो फिर वो क्या उस समय वो सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य में लग जाते हैं। तो उस समय वो कार्य करते रहते हैं। तो उन्होंने इस समय ये पाया था कि हमारा मन यदि क्या है, अव्यवस्थित रहता है और वो अस्थिर बना रहता है, तो फिर हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, ना किसी काम में मन लगेगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती के संपादन कार्य को स्वीकार कर लिया और लग जाने का निर्णय लिया। उनके प्रयत्न और श्रम का परिणाम बहुत अच्छा रहा। इसलिए वे क्या है, सब तद हर भज का अनुसरण करते हुए, यानी कि सब छोड़कर क्या है, जैसे हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं और अपने आप में असमर्थता जताते हुए, अपने आप को असमर्थ पाते हुए समझ लेते हैं कि हमसे कोई इस तरह का कार्य नहीं होता, भगवान पर छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हम क्या है, भगवान नाम को नाम उनका जाप करने लगते हैं, कहने का मतलब ये उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया और सभी विकल्पों को क्या करने लगे, एक काम में लग गए कि अब जो होगा देखा जाएगा। इंडियन प्रेस द्वारा दिए गए सरस्वती पत्रिका में भी वे पूरी क्षमता के साथ जुट जाते हैं। अब देखिए अगला गद्य खंड क्या दिया गया है कि प्रलोभनों पर मैं बहरा और गूंगा बन जाता और सरस्वती में वही मसाला जाने देता जिसमें पाठकों का लाभ समझता। मैं उसकी रुचि का सदैव ध्यान रखता और यह देखता रहता कि मेरे इसी काम से उनको सतपथ से विचलित होने का साधन ना प्राप्त हो। तो प्रलोभन का मतलब होता है लालच, और मसाला यानी कि कहने का मतलब जो उसमें जो अखबार है, समाचार पत्र, इस तरह के पत्रिकाएं होती हैं, पत्रिकाएं, तो उनमें जो विषय सामग्री रहती है तो वो क्या होना चाहिए और किस तरह लाभदायक वो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए क्या है, कई प्रकार के राजनीतिक प्रलोभन दिए गए और आज कल भी ऐसा होता रहता है पत्रकारिता में क्या भाई। और देखा जाता है कि तत्कालीन शासक जो रहता है उसके प्रभाव में काम, पत्रकारिता जो होती है उसके प्रभाव में वो काम करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से उनका कई प्रकार का लालच दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने यही सोचा कि लाभ क्या होगा, लाभ अपने रुपये पैसे का नहीं, लेकिन उन लालच को, उन प्रलोभनों को छोड़कर उन्होंने ये सोचा कि हमारे जो पाठक हैं उनको किस तरह से हम शिक्षित कर सकते हैं, या फिर कहने का मतलब ये था कि उनके लिए यहाँ तक जैसे किस हद तक लाभ मिल सकता है। तो उसी विषय सामग्री को वो छापते थे। तो जब सरस्वती पत्रिका प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई, तब प्रकाशन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन द्विवेदी जी को दिए जाने लगे। इसी संबंध में भी कहते हैं कि विविध प्रलोभनों की ओर से वे मूक बधिर हो गए, यानी कि उन्होंने मूक बधिर हो गए मतलब गूंगे बहरे हो गए। तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रलोभन न सुना कि कौन क्या कर रहा है कि नहीं। कोई हाथ जोड़ कर आता, कोई अनुनय विनय करता कि भाई हमारे आपकी पत्रिका में हमारे लिए स्थान दे दो, हमारे ये, इस तरह से तमाम प्रकार की बातें थी। इस संबंध में भी कहते हैं कि विविध प्रलोभनों की ओर में मूक बधिर हो गया, मतलब गूंगा बहरा हो गया, मैंने कुछ ना सुना और ना कुछ कहा। तो उन्होंने सरस्वती में पाठकों को हितकारी सामग्री का ही प्रकाशन किया। ऐसा नहीं कि कई इस प्रकार से अलग भी कोई आपके जोक आ गए या कोई भी कहानी आ गई, इस तरह से अन्य किसी प्रकार की कोई बात है, समाचार झूठे सच, इस तरह के कुछ ऐसा नहीं था। तो ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो सरस्वती पत्रिका थी वो काफ़ी, वैसे तो काफ़ी संघर्षमय समय में ही निकाली गई थी और उस पर कार्य भी उनकी मेहनत काफ़ी लगी हुई थी, क्षमता, और वो चाहते भी थे कि हम ऐसा कोई भी समाचार या कोई कहने का ये है कि कोई उस पत्रिका में कुछ इस तरह का अलग से सामग्री ऐसी न छापें जो हमारे लिए क्या है, पाठकों के लिए दृष्टि से वो क्या हो जाए, बेकार हो। तो उन्होंने पाठकों की रुचि को सबसे ऊपर माना। वे हर समय सजग रहते थे, उनके किसी कार्य से पाठक वर्ग सत्य मार्ग से डगमगा ना जाए, पत्रिका में कुछ ऐसा न सके जो पाठकों को गलत रास्ते पर ले जाए, आदि इस तरह की बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो आज देखिए हमने इस पाठ को समझा और इसके कई गद्य खंडों की व्याख्या की। अगले पाठ में आपको नए विषय के साथ, नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।